जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, जो कि हमारा 12th की फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 into 10 raised to the power minus 4 meter per second in an electric field of 3 into 10 raised to the power minus 10 volt per meter has a mobility of। तो क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमको चार्ज पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है, साथ ही साथ हमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और हमें यहां पे मोबिलिटी फाइंड करनी है। तो बच्चों, जैसे कि मोबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है VD बाय कैपिटल E के बराबर। अब इसमें जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको क्वेश्चन में गिवन है 7.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं हमारा आंसर आता है 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। अब मोबिलिटी की यूनिट क्या होती है? मोबिलिटी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें है फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, द कलर कोड ऑफ द रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली आर। आपके सामने एक कार्बन रेजिस्टर गिवन है जिसका कलर कोड हमको दे रखा है येलो, वॉयलेट, ब्राउन एंड गोल्ड, और हमें बताना है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है और साथ ही साथ इसकी टॉलरेंस कितनी है। सो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता होगा कि किसी कार्बन रेजिस्टर में जो पहले के दो कलर होते हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट के होते हैं, तीसरा कलर जो होता है वो डेसिमल मल्टीप्लायर के लिए है, जबकि जो चौथी सिग्निफिकेंट डिजिट है वो टॉलरेंस के लिए होती है। तो एक बार चेक करते हैं कि यहां से हमारा सीक्वेंस क्या बनता है। येलो क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट है तो येलो के लिए सिग्निफिकेंट डिजिट होती है 4। वॉयलेट भी एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसके लिए सिग्निफिकेंट डिजिट होगी 7। अच्छा, अब बात करें ब्राउन, क्यों ब्राउन तीसरा कलर है और तीसरे रिंग में डेसिमल मल्टीप्लायर आता है, तो इसके लिए डेसिमल मल्टीप्लायर है 10 रेज टू द पावर 1। और गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस है वो आती है 5%। तो हमारा जो आंसर यहां से बनता है वो बनता है 47 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 प्लस माइनस 5%। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 470 प्लस माइनस 5%। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन, 470 ओम 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Two solid conductors are made up of the same material, have same length and same resistance. One of them has a circular cross section of area A1 and other has a square cross section of area A2. The ratio A1 by A2 is। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दो कंडक्टर जिनका मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस सेम है। तो जैसे कि क्वेश्चन में हमें गिवन है इनके रेजिस्टेंस दोनों के आपस में इक्वल हैं। अब दोनों का देखिए रेजिस्टिव मेटल सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है, तो दोनों में देखो रेजिस्टिविटी सेम होगी, प्लस दोनों की लेंथ सेम है तो L और L सेम है। अब एरिया A1 और A2 का हमें रेशियो निकालना है। अब भले यहां पे एक का क्रॉस सेक्शन हमें जो है सर्कुलर दे रखा है, दूसरे का क्रॉस सेक्शन हमें स्क्वायर दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रो एल ये दोनों कैंसिल होंगे और A1 बाय A2 का जो रेशियो है वो 1 के बराबर आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज कैपिटल R ओम। If it is melted and stretched to n time its original length, its new resistance will be। तो क्वेश्चन में हमको एक रेजिस्टेंस, एक वायर दे रखी है जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल R ओम। हमने क्या करा, इस वायर को मेल्ट किया और इससे एक नई वायर बनाई, दोबारा एक नई वायर बनाई, और जो नई वायर है उसकी लेंथ n टाइम्स है। तो हमें बताना है कि जो नई वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। सो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस के लिए स्ट्रेचिंग का हमारे पास कई फॉर्मूले होते हैं, जैसे R1 बाय R2 इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास L1 बाय L2 का होल स्क्वायर। हम इसी फॉर्मूले को यहां यूज करेंगे। पहले रेजिस्टेंस कैपिटल R था, सेकेंड टाइम में रेजिस्टेंस R2 हमें फाइंड आउट करना है। पहले लेंथ हम L मान लेते हैं, अगली बार जो लेंथ है वो n टाइम्स हो जाती है तो हो जाएगी NL के बराबर। अब इसमें ये L से L कैंसिल हो गया, ये हुआ हमारा 1 बाय n स्क्वायर। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा दैट वुड बी n स्क्वायर इंटू R। तो यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द एमीटर विल बी। आपके सामने देखिए कुछ सर्किट गिवन है, दो सर्किट गिवन है। अब ये जो सर्किट्स हैं इसमें आपको बताना है कि वोल्ट मीटर की और एमीटर की रीडिंग क्या क्या होंगी। रिलेटेड हमारे पास 4 ऑप्शन है आपके सामने। स्टूडेंट्स, अब इसके लिए आपको एक चीज को समझना पड़ेगा
कि जो वोल्ट मीटर और एमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं वो आइडियल वोल्ट मीटर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक आइडियल वोल्ट मीटर का हमेशा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, जबकि एक आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा 0 के बराबर होता है, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। तो जैसे कि अगर आप दोनों सर्किट में देखें, यहां पे अगर आप देखें कि V1 जो है इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, यानी कि इस ब्रांच में कोई करंट पास नहीं करेगा। सिमिलरली यहां जो V2 है इसका भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, अगेन इस ब्रांच में कोई करंट पास नहीं करेगा, जो मैंने रेड लाइन मार दिया यहां पे कोई करंट पास नहीं करेगा। तो अगर इन ब्रांचेस में कोई करंट नहीं जाएगा तो आप ध्यान से देखिए दोनों सर्किट बिल्कुल सेम है, दोनों में एमीटर भी एक जैसा ही है 0 रेजिस्टेंस का, दोनों में 10 ओम्स के रेजिस्टेंसेस हैं, दोनों में बैटरी 10 वोल्ट की है। तो इसी वजह से दोनों में जो वोल्टेजेस आएंगी वो बराबर आएंगी और दोनों में जो करंट आएगा वो बराबर आएगा। अब कई बच्चे कह सकते हैं कि नहीं सर, सेकंड सर्किट में तो 10 ओम का एक एडिशनल रेजिस्टेंस भी था। तो बच्चों मैं ये कहूंगा कि जो V2 वोल्ट मीटर है वो क्या करेगा, वो इस 10 ओम को इनइफेक्टिव कर देगा, यहां से कोई करंट ही पास नहीं हो पाएगा। तो जो मेन सर्किट है वो सारी आउटर सर्किट रहेगी, नीचे ब्रांच सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगा। तो वोल्टेज भी सेम, करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, A, B and C are voltmeter of resistance R, 1.5 R and 3 R respectively, as shown in the figure. When same potential difference is applied between X and Y, the voltmeter reading are VA, VB and VC respectively. Then, जैसे कि आपको सामने डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पे 3 वोल्टमीटर हमारे पास A, B और C। अब हमने क्या करा है, बाहर से कुछ वोल्टेज अप्लाई करी है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमारा X और Y के बीच में। तो हमें बताना है कि VA, VB और VC जो है इनकी वोल्टेजेस, इनकी रीडिंग कितनी कितनी होगी। स्टूडेंट सबसे पहली बात ये कि B और C जो वोल्टमीटर हैं ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और पैरेलल में वोल्टेज होती है सेम। तो पहली बात कि VB का जो पोटेंशियल है वो VC के बराबर होगा। तो यहां पे हमारे ध्यान रखिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो फिर ऑप्शन A होगा या ऑप्शन B होगा। C और D और ऑप्शन हमारे सही नहीं होंगे। अब आगे सॉल्व करने से पहले इसमें हम एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए छोटा सा काम करते हैं। इस पूरी सर्किट का एक बार हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो कैपिटल R रेजिस्टेंस इसका, 1.5 R इसका, 3 R इसका, ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस में पैरेलल में। तो इनका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल 3 R इंटू 1.5 R डिवाइडेड बाय 3 R प्लस 1.5 R, मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.5 R, ये सॉल्व करके आएगा R के बराबर। तो इसका मतलब कि ये जो पूरा सेक्शन है हमारा, इस पूरे सेक्शन का रेजिस्टेंस भी R है और ये जो आधा सेक्शन है इसका रेजिस्टेंस भी R है। तो क्योंकि दोनों सेक्शंस के रेजिस्टेंस बराबर हैं, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस भी R है, इस अकेले का रेजिस्टेंस भी R है, तो इसका मतलब VA की जो वोल्टेज होगी वो भी ब्रांच के बराबर होगी। तो VA की जो वोल्टेज है वो ब्रांच की वोल्टेज के बराबर है। और जो ब्रांच की वोल्टेज है, ब्रांच में क्योंकि B और C दोनों हैं और दोनों की वोल्टेज ऑलरेडी इक्वल थी, तो बच्चों जो वोल्टेज A की होगी वही वोल्टेज B की होगी, वही वोल्टेज C की होगी। तो इसको आप एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये B और C का वोल्टेज इसलिए बराबर हुआ बिकॉज ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अच्छा, A का वोल्टेज इस पूरी ब्रांच के बराबर इसलिए हो गया क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम आ रहा है। जो 1.5 R और 3 R को हमने पैरेलल में सॉल्व किया तो सॉल्व करके भी उनका रेजिस्टेंस R आ रहा है और अकेले जो A है उसका रेजिस्टेंस भी R है। इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, तीनों के रेजिस्टेंस सेम हो गए, सॉरी तीनों की वोल्टेज सेम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Two metal wires of identical dimension are connected in series. If sigma 1 and sigma 2 are the conductivities of the metal wire respectively, the effective conductivity of the combination is. तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे 2 मेटल की वायर दे रखी हैं जिनके डायमेंशन एक जैसे हैं, मींस लेंथ और एरिया दोनों एक जैसे हैं, और साथ ही साथ हमें इनकी कंडक्टिविटी दे रखी है। हमें बताना है कि जो कॉम्बिनेशन है उसकी इफेक्टिव कंडक्टिविटी कितनी होगी अगर हम इन्हें सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों वायर सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब सीरीज में जो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास है वो है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल ए होता है, रो एल बाय ए होता है, तो पहली वाली जो वायर है उसकी हो जाएगा रो एल बाय कैपिटल ए, रो 1 एल ए बाय ए। सेकेंड में हो जाएगा रो 2 एल बाय ए। अब देखिए, जब हम 2 वायर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो नई वायर बनेगी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, यानी कि कैपिटल ए रहेगा,
लेकिन उसकी जो लेंथ है वो 2L हो जाएगी। अब 2L इसलिए होगी क्योंकि जब दो वायर्स को हम सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल लेंथ है वो दोनों की लेंथ का सम हो जाएगी, तो जो नई लेंथ है वो यहाँ पे 2L के बराबर होगी। अब आप देखिए यहां से सारी चीजें बाकी कैंसिल हो जाएंगी, L/A कैंसिल, यह हमारे पास बचता है 2 रो इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2। सिंस रेजिस्टिविटी जो है वो 1 अपॉन कंडक्टिविटी के बराबर है, तो अगले स्टेप में 2 बाय सिग्मा, 1 अपॉन सिग्मा 1, 1 अपॉन सिग्मा 2, और इसको जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है हमारा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड हैव सेम रेजिस्टेंस, सेम मटेरियल इज 0.25 ohms. What will be the effective resistance if they are connected in series? तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 4 वायर्स जिनका सेम एरिया, सेम मटेरियल, सेम लेंथ है, इन 4 वायर को जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो रेजिस्टेंस 0.25 ohm है। अब इन्हीं 4 वायर को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तब हमें बताना है कि नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहली बात यह कि जिन 4 वायर्स की हम यहां बात कर रहे हैं, देखिए इन 4 वायर की बराबर लेंथ है, बराबर इनका एरिया है और सेम ही इनका मटेरियल है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो चारों वायर्स हैं R1, R2, R3, R4, असल में इन चारों का रेजिस्टेंस सेम होगा। सबसे पहले केस में हमने क्या करा, इन चारों वायर को एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया। अब देखिए पैरेलल में जब हमें कनेक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर जो है R/4 होगा, बट क्वेश्चन में जो हमें आंसर दे रखा है वो दे रखा है 0.25। तो यहां से इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 1 ओम के बराबर, यानी कि जो हर एक वायर है वो 1 ओम रेजिस्टेंस की है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, इनको कनेक्ट किया सीरीज में। नाउ सिंस सीरीज में सबके रेजिस्टेंस सीधे सीधे ऐड होते हैं, आंसर हो जाएगा 4R, और क्योंकि R की वैल्यू हमारी 1 है तो फाइनल आंसर वुड बी 4 ओम। अगले क्वेश्चन पे आइए। A wire of resistance 12 ohm per meter is bent to form a complete circle of radius 10 centimeter. The resistance between its two diametrically opposite points A and B as shown in the figure is. तो बच्चों जैसे आपके सामने एक फिगर दे रखी है, इस फिगर में हमारे पास एक सर्कल है और ये जो सर्कल जिस वायर से बना है उस वायर का रेजिस्टेंस है 12 ओम पर मीटर, यानी 1 मीटर लेंथ की जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम के बराबर है। 10 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्कल बनाया और हमें बताना है कि एक ही डायामीटर के 2 अपोजिट पॉइंट्स जो कि क्वेश्चन में हमें ए और बी दे रखे हैं उनके बीच में हमें बताना है कि नेट रेजिस्टेंस कितना है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात कि जो 2 वायर्स हमारे यहां पे कनेक्टेड हैं, देखिए ए के बीच में, ए बी के बीच में, पहली बात ये दोनों वायर का जो रेजिस्टेंस है ये सेम होगा। अभी दोनों वायर का रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इधर देखिए वायर का रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा है 12 ओम पर मीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वायर की लेंथ के साथ। अब वायर की लेंथ कितनी है, वायर की लेंथ है पाई आर के बराबर। पाई आर इसलिए क्योंकि ये सेमी सर्कल वायर है बेसिकली, इसलिए पाई आर लिया। तो इसमें रेडियस हमारे क्वेश्चन में जो दे रखी है वो 0.1 दे रखी है, तो 1.2 पाई ये आपका एक सिंगल वायर का रेजिस्टेंस आ गया। अब क्योंकि ऐसी 2 वायर हमारी पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो पैरेलल में जो आंसर होगा वो हमारा R इंटू R अपॉन R प्लस R। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारा R/2, जिसमें R की वैल्यू है 1.2 पाई डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज 0.6 पाई ओम। तो यानी कि ऑप्शन ए। सो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। लास्ट क्वेश्चन हमारा, 3 resistors having resistances R1, R2 and R3 are connected as shown in the given circuit. The ratio I3 by I1 of the current in terms of resistance used in the circuit is. जैसे कि आपको सामने सर्किट में 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं R1, R2 और R3। अब ये जो तीनों रेजिस्टेंस है इनसे कुछ करंट जा रहा है, जैसे R1 से है I1 करंट, R2 से है I2 करंट, R3 से है I3 करंट। तो हमें क्या है, हमें यहां पे I3 और I1 का रेशियो बताना है कि I3 अपॉन I1 यहां पे कितना होगा। सो स्टूडेंट्स पैरेलल में करंट का जो डिवीजन होता है उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि I2 रेशियो I3 इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 रेशियो 1 अपॉन R3। ये हमने रेगुलर क्लास में बेसिकली पढ़ा हुआ है ये टॉपिक
कि पैरेलल में जो करंट डिवाइड होता है वो हमेशा इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, रेजिस्टेंसेस के हमेशा इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। तो हमें क्या करना है, यहां पे I2 और I3 को I2 की वैल्यू में निकालनी है या I3 की वैल्यू में निकालनी है, और इसका फिर हम रेशियो लेंगे I1 के साथ। तो देखिए एक बार इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको काम क्या करना है आपको कि दोनों का जो एलसीएम है, इसके एलसीएम से इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो R2 और R3 का जो एलसीएम है वो R2 इंटू R3 है, मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है R3 इज टू R2। अब हम क्या करेंगे, इस रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ यहां पे I3 की वैल्यू चाहिए, तो हम सिर्फ I3 का ही फ्रैक्शन लेंगे। देखिए I3 के सामने जो टर्म है वो कौन सी है, वो है R2 की, तो ऊपर ये R2 आ गया। नीचे क्या होगा, ये दोनों रेजिस्टेंसेस को, दोनों टर्म्स को ऐड करके लिखेंगे R2 प्लस R3। अब लास्ट एक और चीज होती है, क्योंकि ये जो दोनों करंट हैं I2 और I3, ये दोनों के दोनों जो करंट हैं बेसिकली I1 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में होगा I1। एंड सिंस क्वेश्चन में हमें रेशियो लेना है I3 और I1 का, तो I3 डिवाइडेड बाय I1 ये हो गया हमारा R2 अपॉन R2 प्लस R3, यानी कि द करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो नीट में पहले आ रखे हैं या इनके आने के चांसेस होते हैं, और ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारे ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के टॉपिक से। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सही अच्छे लगे होंगे, आपको उनका सोल्यूशन समझ में आए होंगे। बाकी इनमें अगर आपको कोई भी इशू होता है, कोई भी डाउट होता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।